इट इज़ डे 25 ऑफ लिटरेरी टर्म्स और यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 297 करने जा रहे हैं और 3 से 4 या 5 लेक्चर में ये पूरा बुक जो है लिटरेरी टर्म्स यूथ कंपटीशन की बुक से आपको कंप्लीट मिलेगा। तो सेपरेट प्लेलिस्ट इसकी है लिटरेरी टर्म्स के नाम से, आप वहाँ जाकर देखें। और अब भरोसा है, उम्मीदें हैं कि आयोग बन रहा है, तो हमारा डीजीटी पीजीटी का जो एम टारगेट लेके मैंने ये जो लेक्चर प्रोवाइड आपको किए हैं, होप करती हूँ कि जल्दी ही बनेगा और जल्दी ही हमारा एग्ज़ाम होगा। और देखिए ये आज का क्वेश्चन लिखा है कि अ वर्स ऑफ 2 लाइन्स ऑफ इक्वल लेंथ राइमिंग विद ईच अदर एट द एंड इज कॉल्ड। तो कोई वर्स है, कोई लय है और वो भी कितने लाइन की है, 2 लाइन की है और इक्वल लेंथ की है और राइम भी करती है एक दूसरे के साथ, राइमिंग पर एंड होती है, उसे हम क्या कहते हैं। पीजीटी 2004 में इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया है, मुश्किल है कि अब ऐसा क्वेश्चन टीजीटी में पूछा जाए। हो सकता है पूछा भी जा सकता है ना, कोई भरोसा नहीं है, मगर इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। तो क्या उसको कहेंगे, क्वाट्रेन हम कहेंगे। पर क्वाट्रेन जब यहाँ 2 लाइन दिया हुआ है तो ये ऑप्शन तो अपने आप ही कट जाएगा। टेजरा 3 लाइन का होता है, ऑक्टेवा 8 लाइन का होता है, इसीलिए जो हमारा आंसर होगा इट इज़ कपलेट। तो उसे हम क्या कहने वाले हैं, उसे हम कपलेट कहने वाले हैं। और ये आप देखिए कि कपलेट क्या है। अ क्वाट्रेन इज़ 4 लाइन, यहाँ ये इस वाली बात को कह रहा है कि क्वाट्रेन क्या होता है। क्वाट्रेन तो 4 लाइन का है, जबकि इसका आंसर तो सी है ना, कपलेट है आंसर। तो क्वाट्रेन 4 लाइन का होता है, टेजरा राइम जो है 3 लाइन का होता है, कपलेट 2 लाइन का होता है। ये 2 लाइन का है, इसलिए इसका आंसर कपलेट है ना। एंड ऑक्टेवा राइम ऑफ 8 लाइन्स राइमिंग विद ईच अदर एट द एंड, तो इसका आंसर है हमारा कपलेट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन, और उसका नाम क्या है, एवेंट गार्डे। एवेंट गार्डे क्या मीनिंग होता है एवेंट गार्डे का। अनइंटेंशनल एक्सप्रेशन, रिडिक्यूलिंग एटीट्यूड, ट्रेजिक कंक्लूजन या न्यू राइटिंग दैट इज इनोवेटिव। तो एवेंट गार्ड का मीनिंग है क्या, न्यू राइटिंग दैट इज़ इनोवेटिव। तो ये जो क्वेश्चन है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले भी जो टीजीटी हुआ है उसमें ये एवेंट गार्डे पूछा गया था। कुछ फॉरेन वर्ड्स हैं, तो फॉरेन वर्ड्स में ये एवेंट गार्डे भी है। तो न्यू राइटिंग दैट इज़ इनोवेटिव है ना, तो एक नई राइटिंग जो कि इनोवेशन इसमें है, कुछ नयापन जिसमें है, तो उसको हम एवेंट गार्डे कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। सेपरेट वीडियो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पर आपको लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो ये जो टेक्निक है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, क्या है ये टेक्निक, विच डिपिक्ट्स द इनर थॉट एंड फीलिंग्स। हाँ, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में जो हमारे इनर थॉट है और फीलिंग है उनकी बात होती है, तो ये तो सही है। स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन वर्ड्स एंड थिंग्स, नहीं, शब्दों की और चीज़ों का कोई रिलेशन नहीं, ऐसा नहीं है। थेट्रिकल डिवाइस भी नहीं है और पर्टिकुलर काइंड ऑफ नॉलेज भी ये नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा, टेक्निक विच डिपिक्ट्स द इनर थॉट एंड फीलिंग। और यहाँ आप आंसर देखिए, कमिंग टू मॉडर्न टाइम्स वी फाइंड अ न्यू काइंड ऑफ नॉवल, द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल। और आप यहाँ देखिए कि आप मिसेस डैलोवे आपको एक मिल जाएगा वर्क, है ना, तो वर्जीनिया वुल्फ का है ना। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात है, और भी बहुत सारे वर्क हैं इससे रिलेटेड। इट कैरीज प्रूविंग इनटू द सोल, प्रोबिंग प्रूव करना, सत्य स्थापित करना, पर ये क्या करती है, प्रोबिंग करती है कहाँ पर, सोल जो आत्मा हृदय की बात है ना, उसको निकाल मतलब बाहर निकालती है। ये वाली बात है किसकी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की, ठीक है। विच वन ऑफ दीज इज़ आ सेकेंडरी इपिक। तो इपिक की बात है, इपिक हम महाकाव्य को कहते हैं, पर सेकेंडरी इपिक की बात यहाँ पे कही है। इलियड है वो भी इपिक है, ओडिसी भी इपिक है, पैराडाइज लॉस्ट भी इपिक है और एनीड भी इपिक है। सो दिस क्वेश्चन इज बिग ट्रिकी हेयर। कौन सा हमारा आंसर होगा, सेकेंडरी इपिक हम किसे कहें। सेकेंडरी इपिक भी होता है, प्राइमरी इपिक भी होता है, तो दिस इज द क्वेश्चन, क्या ऐसे भी होता है क्या।
तो यहाँ पर जो आंसर है, एक्सप्लेनेशन आप देखिए तभी आप समझ जाइए कि क्या है फिर सेकेंडरी इपिक। तो एनियड जो ये है, एनियड बर्जिल के द्वारा लिखा गया है इस सेकेंडरी इपिक। सेकेंडरी इपिक क्या होता है? तो सेकेंडरी इपिक है एन इमिटेशन ऑफ क्लासिकल इपिक। क्लासिकल इपिक का जो इमिटेशन है, नकल है, उसे हम सेकेंडरी इपिक कहेंगे। यूजिंग द चीफ इपिक कन्वेंशन डेलिबरेटली एंड एक्सटेंसिवली। यूजिंग द चीफ इपिक, जो मुख्य रूप है उसको कन्वेंशनल पारंपरिक तरीके से और डेलिबरेटली जानबूझकर, एक्सटेंसिवली बढ़ाकर, है ना, उस पर जोर देकर उसको लिखा जाता है। दैट इज सेकेंडरी इपिक यहाँ पर बताया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इट इज़ द राइमिंग ऑफ वॉवल साउंड्स विदाउट द राइमिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स इज नोन एज। तो क्वेश्चन क्या है, देखो, राइमिंग है, लय है, कौन से साउंड की? वॉवल साउंड की, है ना। वॉवल और कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट में आपने पढ़े हैं, जानते हैं 26 हमारे लेटर हैं, है ना, जिसमें वॉवल साउंड भी हमारे पास हैं और कॉन्सोनेंट साउंड भी हैं। पर यहाँ पे राइमिंग की बात कर रहा है, पर किसकी? सिर्फ वॉवल साउंड की। और विदाउट राइमिंग ऑफ कॉन्सोनेंट, जिसमें कॉन्सोनेंट की राइम नहीं होती, उनको क्या कहते हैं? एलिट्रेशन, मेलोडी, रिदम और एसोनेंस। देखो, मुझे भी नहीं पता इसका आंसर क्या है, पर ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि हम इसे अपनी सूझबूझ से, अपनी समझ से इसको, अगर हम इसमें क्या कहें, अगर देखें कि कौन सा हमारा सही है, तो क्या क्या हम इसको काट सकते हैं। इसको देखिए, तो एलिट्रेशन जो है, रिपीटेशन ऑफ साउंड की बात है, यहाँ पे रिपीटेशन की बात नहीं है, तो ये तो होने से रहा, ठीक है। रिदम की बात है, तो रिदम जो लय है उसको बात करती है, लय को बताने का काम करती है ना। तो यहाँ साउंड की बात नहीं है, यहाँ पे साउंड की बात है, वॉवल साउंड की बात है। यहाँ रिदम जो है लय को बताएगी, पीछे के तालमेल को बताएगी। मेलोडी भी गीत है ना, संगीत है, मेलोडी। ज़्यादा बेटर है कि हम जो आंसर लगाएं एसोनेंस लगाएं। तो देखो, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस आपने ये पढ़े होंगे, है ना, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस, जो कि एलिट्रेशन का ही पार्ट होते हैं। एलिट्रेशन दो प्रकार का होता है, एक एसोनेंस है और दूसरा कॉन्सोनेंस है। एसोनेंस वो एलिट्रेशन का मतलब रिपीटिशन ऑफ वर्ड, है ना, और साउंड। तो अगर रिपीटिशन वॉवेल का है तो वो एसोनेंस है, कॉन्सोनेंट का है तो वो कॉन्सोनेंस है। तो इस तरह से आप इसको देखिए, ये हमारा आंसर है। लिखा है कि एसोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ आइडेंटिकल और सिमिलर वॉवल साउंड्स स्पेशली इन द स्ट्रेस्ड सिलेबल। हाँ, ये बात ध्यान रखिए, स्ट्रेस्ड सिलेबल और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होते हैं, मीटर जिसे बनते हैं। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको सिलेबल से रिलेटेड भी मिल जाएगी। तो स्ट्रेस सिलेबल क्या होता है, अनस्ट्रेस क्या होता है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ क्या लिखा है कि सिमिलर वॉवल साउंड स्पेशली इन स्ट्रेस सिलेबल इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाय वर्ड्स। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इट इज़ हु इंट्रोड्यूस सोनेट इन इंग्लिश पोइट। यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात हुई है, भाई इंट्रोड्यूस किसने किया है? शेक्सपियर ने लिखे हैं, बहुत सारे लिखे हैं शेक्सपियर ने, मिल्टन ने भी लिखे हैं, स्पेंसर और वेट। तो यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस करने की बात है इंग्लिश में, देखो जो सोनेट्स पर भी आपको मेरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आपको मतलब इस पर सेपरेट वीडियो भी मिल जाएगी, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से मैंने वहाँ समझाया है। और हु इंट्रोड्यूस तो थॉमस वेट ने इंग्लिश पोइट्री में किया है, जबकि जो सोनेट हैं ये ओरिजिनेटेड हुए इटली में, है ना, तो वहाँ से इंग्लिश में ये आए हैं, और वहाँ से जो इंग्लिश में लाने का, इंट्रोड्यूस करने का जो श्रेय जाता है वो थॉमस वेट को जाता है। तो सर थॉमस वेट 1503 और 1543 इनका लाइफ टाइम यहाँ दिया हुआ है, हैड इंट्रोड्यूस द सोनेट इन इंग्लिश पोइट्री। और उसके बाद फिर शेक्सपियर ने बहुत सारे सोनेट्स लिखने का काम किया है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अनदर टर्म फॉर वर्स लिब्रा इज। तो वर्स होता है लय, है ना, और लिब्रा मीन्स यहाँ लिबर्टी से है। तो वर्स लिब्रा क्या है? तो फ्री वर्स है, कॉर्टली वर्स है, या ब्लैंक वर्स है, या नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर है वर्स लिब्रा। लिब्रा का मतलब फ्री से है, तो फ्री वर्स यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर इज फ्री वर्स। और फ्री वर्स क्या है? फ्री वर्स हम कहें या फिर फ्रेंच टर्म में वर्स लिब्रा हम कह ले, इज प्रिंटेड इन शॉर्ट लाइन इंस्टेड ऑफ विद द कंटिन्यूटी ऑफ प्रोज, है ना। तो मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करने का
देखती हूँ। देखिए क्या लिखा है कि फ्री वर्स या फिर फ्रेंच टर्म में हम कहेंगे वर्स लिब्रा, एक ही बात है। ये क्या है प्रिंटेड इन शॉर्ट लाइन्स, जो कि प्रिंट होते हैं, है ना, छापे जाते हैं शॉर्ट शॉर्ट लाइन में, छोटी छोटी लाइन में, इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ प्रोज। प्रोज में नहीं, हाँ भाई इनमें कोई वर्स नहीं है, लय नहीं है, तो प्रोज के जैसे हैं। पर प्रोज क्या है, बड़ी बड़ी लाइन है, पूरा पूरा पैराग्राफ आपको देखने के लिए मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं, ये किस में होते हैं, ये छोटी छोटी लाइन में होते हैं। एंड इट हैज़ अ मोर कंट्रोल्ड रिदम देन ऑर्डिनरी प्रोज। तो इनमें जो रिदम है एक कंट्रोल्ड रिदम है, जितना प्रोज में जिस तरह से नहीं है। प्रोज को आप प्रोज की तरह पढ़ोगे, मगर आजकल की जो आप पोइट्री देख रहे हो ना, वो फ्री वर्ड्स में बहुत लिखी जाती है। आप आजकल की पोइट्री आप देखिए तो वो फ्री वर्ड्स में लिखी जाती है ना। बहुत सारे आपको पोइट मिल जाएंगे फ्री वर्ड्स में गाते हुए, है ना। मोस्ट फ्री वर्ड्स ऑल्सो हैज़ इरेगुलर लाइन एंड लेंथ एंड लैक ऑफ रिदम। तो ये सारी चीज़ें इसमें नहीं होती, इसमें रिदम नहीं होती, इसीलिए ये फ्री वर्ड्स है। अगर रिदम हो जाएगी, लय नहीं होगी, तो ब्लैंक वर्ड्स हो जाएगा, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस। ठीक है, अ किजोरा इज अ डैश इन अ लाइन। तो देखिए सोनेट वीडियो आप जब देखोगे मेरा लेक्चर सोनेट का, तो केजोरा और पॉज क्या होता है ये सब आपको पता चलेगा, है ना। तो वहाँ पर केजोरा क्या है, वहाँ पर भी मैंने बताया है, केजोरा का मीनिंग पॉज से है, केजोरा का मीनिंग पॉज से है। सोनेट में 14 लाइन है और 14 लाइन के बीच में एक पॉज आता है, उसे हम केजोरा कहते हैं। ठीक है, अब चाहे उसको 14 लाइन है तो ऑक्टेव और सेस्टेव, है ना, 8 और 6 क्या होते हैं, 8 और 6 14 ही तो होते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से लिख लीजिए, या और शेक्सपियर ने अलग ढंग से लिखा है, तो वो कपलेट में नीचे आके वो पॉज देते हैं 12 लाइन के बाद, तो उस तरह से। पर हाँ, उसमें पॉज ज़रूर आता है, ये सोनेट की खासियत है। तो लिखा है पेट्रार्क हैड डिवाइडेड हिज सोनेट इनटू 2 पार्ट्स, ऑक्टेव और, हाँ देखिए वही लाइन बाद में बता रही थी, वही यहाँ लिखा है, पेट्रार्क ने अपने जो सोनेट हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ऑक्टेव में और सेस्टेव में, और इनके बीच एक पॉज आता है, जो पॉज है उसको केजोरा कहते हैं। शेक्सपियर के सोनेट में लास्ट के जो कपलेट है ना, उससे पहले एक पॉज आता है, वहाँ एक टर्न आता है। ठीक है, अब यहाँ लिखा देखो सोनेट के बारे में, द फर्स्ट 8 लाइन ऑफ अ सोनेट आर कॉल्ड। तो फर्स्ट 8 लाइन आप देखिए कि क्या कहती हैं, ये क्या होता है, ये सेस्टेट हैं। अब 8 लाइन है तो सेस्टेट क्यों होंगी, पॉज 8 लाइन में नहीं, 8 लाइन नहीं कहा जाता, 8 लाइन है तो ऑक्टेव कहा जाएगा। बोल्टा एक अलग टर्म है, ठीक है, केजोरा और बोल्टा सोनेट का टर्म है। तो पेट्रार्क हैड डिवाइडेड हिज सोनेट इनटू 2 पार्ट्स, ऑक्टेव द फर्स्ट 8 लाइन एंड सेस्टेट लास्ट 6 लाइन। तो इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इट इज़ द टर्म ऐसे is the derivative of the French root essai, which means, तो जो ऐसे है ना फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, वहाँ पर स्पेलिंग ये है, एसाई इसको आप बोल सकते हैं। और इसका मीनिंग क्या है, टू कंपोज, टू गो ऑन अ वॉक, टू ट्राई, टू एक्सप्रेस। तो इसका मीनिंग कंपोज से भी नहीं है, वॉक से भी नहीं है, एक्सप्रेस से भी नहीं है, इसका मीनिंग है ट्राई, है ना। ऐसे मतलब ट्राई। तो ऐसे जब आप लिख रहे हैं तो आप अपनी बात कहने का, आप अपनी बात, अपने मन की बात लिखने का ट्राई कर रहे हैं, ऐसे सोच लीजिए, इस तरह से याद कर लीजिए इसे, है ना। तो फ्रेंच रूट है एसाई, मीन्स है टू ट्राई एनी शॉर्ट कंपोजिशन इन प्रोज डैट अंडरटेक्स टू डिस्कस अ मैटर, express a point of view is called essay. There are 2 types of essay, formal essay और informal essay. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इट इज़ द रेटोरिकल डिवाइस ऑफ एनाफोरा इम्प्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक रेटोरिकल डिवाइस है और क्या नाम है उस डिवाइस का, एनाफोरा है, एनाफोरा, है ना। तो ये आपको रेटोरिकल डिवाइस, इसका मतलब फिगर ऑफ स्पीच से है ना। तो क्या है एनाफोरा, तो ये क्या है एनाफोरा, अ सर्टेन मेट्रिकल अरेंजमेंट इन लाइन, नहीं ये तो नहीं है, मेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं है। यूज़ ऑफ सर्कमलोक्यूशन इन फ्रेजोलॉजी, फ्रेजोलॉजी की बात भी नहीं कही गई है, जस्टापोजिंग की बात भी नहीं कही गई है। पर जो हमारा लास्ट है पॉइंट, ये करेक्ट होगा, क्या है, रिपीटिंग द फर्स्ट वर्ड और वर्ड्स ऑफ सक्सेसिव सेंटेंसेस और क्लॉजेस। तो क्या होता है, देखो एनाफोरा में कोई भी लाइन है,
जिस लाइन से, जिस वर्ड से स्टार्ट होगी हमारी कोई सेंटेंस, कोई लाइन पोएम की, नेक्स्ट लाइन में भी आपको वही देखने को मिलेगा। तो 2-3 लाइन एक से ज़्यादा, मतलब 2 और 2 से भी ज़्यादा हो सकती है कितनी भी, मगर एक से ज़्यादा लाइन अगर रिपीट हो रही है, जिस वर्ड से स्टार्ट हो रही है दूसरी लाइन भी उसी वर्ड से स्टार्ट हो रही है, तो वहाँ जो आपको फिगर ऑफ स्पीच रेटोरिकल डिवाइस देखने को मिलता है उसे हम एनाफोरा कहते हैं। तो लिखा है द रेटोरिकल डिवाइस ऑफ एनाफोरा इम्प्लाइज रिपीटिंग द फर्स्ट वर्ड, पहले शब्द को रिपीट करने की बात यहाँ कही गई है, वर्ड्स ऑफ सक्सेसिव सेंटेंसेस, आगे आने वाले सेंटेंसेस या क्लॉजेस में, तो वो क्या है, एनाफोरा है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है, हु फर्स्ट इम्पोर्टेड सोनेट टू इंग्लैंड। हाँ, तो इटली से इंग्लैंड में आए हैं, ये क्वेश्चन अभी भी पूछ लिया गया है, 2004 में पीजीटी में पूछा है, पीजीटी 2005 में ये है। अब मुझे नहीं पता कि कौन से स्टेट का ये पीजीटी है, यहाँ से पीजीटी लिखा है कि सर फिलिप सिडनी, थॉमस वर्ट, शेक्सपियर, मिल्टन। तो जो हमारा ये आंसर है, आंसर इज़ थॉमस वर्ट। ठीक है, थॉमस वर्ट ने इसको इंट्रोड्यूस किया है सोनेट को इंग्लिश में। इट वॉज सरे हु गेव इट अ राइमिंग मीटर and structural division into quatrains of a kind that now characterize the typical English sonnet। typical साधारण, आजकल जो मतलब हर कोई जैसे फॉलो करता है वो टिपिकल स्टाइल है, हम कहते हैं टिपिकल स्टाइल है। इट मीन्स नॉट डिफ़िकल्ट स्टाइल, टिपिकल स्टाइल इज मीन्स जर्नल, साधारण, कॉमन। ठीक है, ये आज के लिए आपको होप करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और लेक्चर को कैसा लगा कमेंट भी करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, जुड़े रहें मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।